हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स अड्डा की यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश मित्तल और मैं हूँ आपके हिस्ट्री का टीचर। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है भोपाल का भारत के संघ में एकीकरण को लेकर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत 1947 के पहले अंग्रेज़ों के पास था। तो अंग्रेज़ जब भारत पर राज करते थे दोस्तों, तो वह तीन तरीके से यहाँ पर राज करते थे, या आप यूँ समझें कि उस समय जो भारत की टेरिटरी थी उसमें तीन तरह के प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। एक जगह जहाँ पर ब्रिटेन सीधे राज करता था, यानी यहाँ पर उनके ज़िले हुआ करते थे, उन ज़िलों पे उनके कमिश्नर थे, उनके कलेक्टर थे। यहाँ पे ये जो शासन था ये अंग्रेज़ों के द्वारा सीधे चलाया जाता था। लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर राजे रजवाड़े, या जिनको हम राजा महाराजा या नवाब कहते हैं, उनका शासन हुआ करता था। ये राजे महाराजे खुद की करेंसियाँ रखते थे, इनके पास किन्हीं के पास खुद की आर्मियाँ हुआ करती थीं, और इनकी संख्या कम से कम 564 से 565 तक बताई जाती है। कुछ रियासतें दोस्तों इतनी बड़ी थीं कि आज के इटली से भी बड़ी, जैसे कि हमारी हैदराबाद की रियासत, और कुछ रियासतें बहुत अधिक छोटी जो कि 1.5 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम एरिया में, यानी आप समझें छोटा मोटा एक शहर का एक छोटा मोटा सा एरिया, इस बराबर भी की रियासतें होती थीं, जिनकी आमदनी सालाना 8 रुपये तक हुआ करती थी। दोस्तों, इसके अलावा जो अन्य यूरोपीय कंपनी थी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली, उनके भी यहाँ पर औपनिवेशिक क्षेत्र थे हमारे भारत में, जैसे गोवा, चंद्रनगर या पौंडीचेरी। तो ये सारी चीज़ को धीरे धीरे करके हमारे भारत में किस तरीके से मिलाया गया, इसको लेकर दोस्तों ये पूरी की पूरी आपकी स्टोरी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत में भोपाल का एकीकरण। दोस्तों, हम सबको पता है कि जो एकीकरण हुआ है वो उसके जो पुरोधा हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ भारत में बिस्मार्क कहा जाता है। जो काम बिस्मार्क ने यूरोप में किया, आपने सुना होगा प्रशा या जर्मनी के बारे में, उन्होंने उसको एक किया था, वही काम भारत में किसने किया? हमारे सरदार पटेल ने, जिसके कारण इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इनकी स्ट्रेटेजी के कारण इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई कि बिल्कुल इन्होंने जो काम किया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन सब चीज़ों को इन्होंने टैकल किया। जहाँ पर ये सख्त हो सकते थे वहाँ ये सख्त, जहाँ पर ये डिप्लोमेटिक हो सकते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी हुए। यानी साम दाम दंड भेद से इन्होंने 564 रियासतें हमारे भारत में मिलाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, कुछ रियासतें उसमें भी छूट गई। उन रियासतों के नाम हम सब ने पढ़े ही होंगे। आपने पढ़ा होगा कुछ रियासतें, जैसे कि मैं बताऊँ इनको आपको, यहाँ की जम्मू कश्मीर, आपका ये हैदराबाद और ये जूनागढ़। ठीक है, ये 3 मेजर रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं कर पाई। लेकिन चौथी रियासत और थी जिसके बारे में बहुत कम पढ़ा जाता है दोस्तों, ये थी भोपाल की रियासत, जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये दोस्तों सबसे अंत में जाकर भारत के संघ में विलीन होती है। अब मैं आपको आगे चर्चा करता हूँ इन चीज़ों की, बात करते हैं। तो ये आपने मैप देख लिया। ये दोस्तों ये बता रहा है कि 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जो यहाँ के चीज़ें थीं, देखो हुआ क्या कि लुई माउंटबेटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि वो भारत को कब आज़ाद करेंगे। तो माउंटबेटन ने सोचा कि जिस दिन जापान ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया था उस तारीख के दिन मैं देश को आज़ाद कर दूंगा। तो वो तारीख थी दोस्तों 15 अगस्त। इसलिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी दी गई। ठीक है, क्योंकि लुई माउंटबेटन को एकदम से पूछा गया और उन्होंने एकदम से ये बात कह दी। ठीक है, बाकी जो क्लीमेंट एटली का विचार था, उनका विचार था कि जून 1948 में भारत को छोड़ के जाना था। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने कह दिया था, तो इस कारण 15 अगस्त 1947 के लिए कागजात तैयार हुए और 26 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया, और इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन दोस्तों, इसके साथ अंग्रेज़ों ने हमारे साथ एक चाल और खेल दी। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दोस्तों 560 से ज़्यादा रियासतें हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई रियासतें चाहें तो वो हिंदुस्तान में विलय कर सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में विलय कर सकती हैं, और चाहें तो वे रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रह सकती हैं।
यानी ये खुला अल्टीमेटम था कि जितनी भी रियासत हैं वो सब क्या करें, या तो वो चाहे तो पाकिस्तान में चली जाएं, चाहे तो हिंदुस्तान में चली जाएं, और चाहे तो वो स्वतंत्र रह लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों ने क्या सोचा कि स्वतंत्र रहा जाए, और कुछ रियासतों ने जिनके हुक्मरान जो थे, जिनके शासक जो थे वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने को सोचा कि वह पाकिस्तान में विलय कर लें। ठीक है, जिनमें से एक जूनागढ़ था। ठीक है, जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुसलमान था और यहाँ की 80% जनसंख्या हिंदू थी। इसका जस्ट उलट जो था कश्मीर, कश्मीर का जो शासक था वो हिंदू था और यहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी। लेकिन कश्मीर में एक बहुत बड़ी बात ये थी कि कश्मीर की जनता खुद चाहती थी कि भारत संग में मिले। हाँ, ये बहुत समझने वाली बात है कि 1947 के पहले कश्मीर की जो जनता थी वो भारत संग में मिलना चाह रही थी, ना कि पाकिस्तान में। ठीक है, मैं जब कश्मीर के बारे में पढ़ाऊँगा और आपको शेख के बारे में भी पढ़ाऊँगा, शेर कश्मीर के बारे में पढ़ाऊँगा, जो फ़ारूक अब्दुल्ला के परदादा हैं, तब मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। बहरहाल जो आज का हमारा मुद्दा है वो है दोस्तों भोपाल पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों जो आपको चित्र दिख रहा है ये बीपी मेनन जी का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी, ये रियासत विभाग के, ये बीपी मेनन जो थे सचिव थे, मुख्य सचिव थे, आईएएस ऑफिसर थे ये उस समय। पहले कोयले की खदानों में काम करते थे, बहुत नीचे से ऊपर तक का इन्होंने सफ़र तय किया था। ठीक है दोस्तों, इनका नाम बीपी मेनन है। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में, हमारे देश को एक करने में। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर बहुत बड़ी रियासतें थी, इसलिए उनके ख़िलाफ़ तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन क्योंकि भोपाल जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण कहीं कुछ नहीं कर सकता था। मैं एक बार आपको भोपाल का मैप दिखाता हूँ। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि जो भोपाल है वो बिल्कुल मिडिल में है, क्योंकि आसपास की सारी रियासतों ने भारत में विलय कर दिया है। इस कारण ये भोपाल पाकिस्तान से नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है जो उसको उधर जोड़ने से मना कर रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको ठंडे बस्ते में जान दो, और शुरुआत के उसमें जूनागढ़, फिर हैदराबाद और फिर कश्मीर, इन सारे मुद्दों को उठा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एक करके इनको सॉल्व करना चालू किया। आगे हम चर्चा करें दोस्तों तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से भोपाल को बनाया गया। तो दोस्तों हुआ क्या, जो भोपाल रियासत है, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, भोपाल के अंतिम नवाब हैं हमीदुल्ला खान। ठीक है, आज आप सैफ अली खान को जानते होंगे, सैफ अली खान के दादाजी के ससुर हैं ये। ठीक है, बहुत ऊंचा रिश्ता हो गया, बहुत दूर का रिश्ता हो गया। एनीवे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप समझे भोपाल रियासत के बारे में। तो दोस्तों भोपाल जो रियासत है ये 1723 में बसाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा बसाई गई थी? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। जो दोस्त मोहम्मद खान थे वह एक सिपाही थे, या आप समझे कमांडर थे छोटे मोटे, औरंगजेब की सेना में। बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु होती 1707 और धीरे धीरे जब डिमोलिशन होने लगता है मुग़लों का, तो ये भोपाल में आसपास की 2-4 ज़िलों को जीतकर भोपाल में अपनी एक रियासत बसा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 1728 में इनका बेटा है जो यार मोहम्मद खान, वो यहाँ का नवाब बनता है, तो उसको भोपाल का पहला नवाब होने का खिताब हासिल है। इसके बाद यहाँ पर 4 बेगमें बैठती हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे केवल हमीदुल्ला के बारे में। तो होता क्या है, 1926 में जो है हमीदुल्ला यहाँ के नवाब बनते हैं भोपाल रियासत के, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ के आए भाई साहब ये। ठीक है, कहाँ पे? अलीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी में है। अभी भी आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हो गया है, बहुत ज़्यादा पहले से भी ओरिएंट था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा बसाया गया है वो। ठीक है, तो वहाँ से ये पढ़ के आते हैं। और एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस रहती है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के ये क्या होते हैं? चांसलर होते हैं। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या है? जितने भी राजे रजवाड़े हैं उन सब की एक पार्टी है, उसको उन्होंने बोला चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो उसका जो प्रेसिडेंट है, जो चांसलर है, वो कौन है उस समय? हमीदुल्ला है। 1931 में, 1944 में, और 44 से 47 तक रहते हैं। 47 में ये दोस्तों इसलिए इस्तीफ़ा दे देते हैं कि ये चाहते हैं कि जो रजवाड़े हैं वो स्वतंत्र रहें, वो ना तो हिंदुस्तान में मिले ना पाकिस्तान में मिले। ठीक है, तो इस कारण ये क्या करते हैं भाई, जब सारे अधिक से अधिक रजवाड़े यहाँ मिल जाते हैं भारत में, तो ये अपना इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। ठीक है, अब भैया क्या होता है कि जो हमीदुल्ला हैं इन्होंने बोला कि भैया हम तो आज़ाद रहेंगे, ना हम हिंदुस्तान में आएंगे ना पाकिस्तान में आएंगे। बहरहाल इनकी गहरी दोस्ती है किससे? जिन्ना से। तो जिन्ना ने इनको बोला कि भैया तुम आ जाओ पाकिस्तान,
पाकिस्तान में हम तुम्हें सेक्रेटरी जनरल बनाएंगे। बहुत बड़ा पद है ये, ठीक है। तो भैया इनको भी लगा कि चलो भैया पाकिस्तान चलेंगे, वहाँ पे चल के बढ़िया मौज उड़ाएंगे। बहुत सारे लोगों को जिन्ना का ऑफ़र था, ठीक है। खुशवंत सिंह भी जिनमें से एक थे, उनको जज बनाने का ऑफ़र दिया गया था। एनीवे, तो भैया इन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तुम यहाँ की जिम्मेदारी संभालो और मैं पाकिस्तान जाके सेक्रेटरी जनरल का पद संभालूंगा। लेकिन इनकी बेटी आबिदा ने ऐसा करने से मना कर दिया, ठीक है, जिसके कारण इनको यहीं पे रहना पड़ा और ये जा नहीं पाए दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा पेच ये था कि भाई इतना लेट कैसे हो गया, मतलब 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, पूरे 2 साल कैसे लग गए और एक छोटी सी रियासत जिसको मिला नहीं पाए। तो भैया जो नवाब हैं उनकी बड़ी गहरी दोस्ती इन दोनों बंधुओं से, है ना, आप समझ पा रहे हैं। ये एक साइड जो आप देख रहे हैं ये हैं हमारे जिन्ना साहब, ठीक है, पाकिस्तान के हैं एनीवे। और ये भैया हैं चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आप सब समझते हैं। तो इस कारण जो भी रहा, उनका बड़ा राजनीति में दखल था नवाब साहब का, इस कारण ये भारत में विलीन होने में बड़ा लेट कर पाए, ठीक है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, है ना। अब ये जो आपको तस्वीर दिख रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है चतुर नारायण मालवीय जी, पंडित चतुर नारायण मालवीय जी। अब आप सोचेंगे ये भाई साहब ये कौन है। तो भैया हुआ क्या, जब नवाब पे दबाव पड़ा तो नवाब ने क्या किया कि भैया यहाँ पर एक मंत्रिमंडल का गठन कर दिया। इस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री थे पंडित चतुर नारायण जी, ठीक है। तो अब पंडित चतुर नारायण जी भी धीरे धीरे क्या करने लगे दोस्तों, उन्होंने बोला कि भैया अब आप अलग नहीं रह सकते हैं, आपको और हमें मिलके हिंदुस्तान में जाना होगा। तो ये दबाव बनाने लगे नवाब के ऊपर। अब नवाब तो चाहता नहीं था कि वो भैया भारत में विलीन कर दे अपनी रियासत, इस कारण उसने धीरे से क्या किया, इनकी जो कैबिनेट थी उसको निरस्त कर दिया और फिर से अपने हाथ में बागडोर ले ली, सत्ता अपने हाथ में ले ली भाई साहब, ठीक है। अब अक्टूबर 1948 में क्या हुआ, नवाब हज पर चला गया और फिर जो भोपाल था, भोपाल में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन के ये बड़े नेता हैं, आप इनके नाम मैं आपको बताऊं, रतन कुमार जी, ठाकुर लाल सिंह जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये इनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बाद में 1992 में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। आप सब शायद इनका नाम सुना होगा, ये भोपाल से ही थे, है ना। आज भी अगर आप ओल्ड भोपाल में जाते हैं तो इनका घर वहाँ पर है। या आपने गीतांजलि कॉलेज के बारे में सुना होगा, ये उनकी बेटी का ही कॉलेज है, ठीक है। एनीवे, अब भैया हुआ क्या कि 23 जनवरी 1949 को शंकर दयाल शर्मा को जेल में भेज दिया, ठीक है। बीपी मेनन भोपाल आ चुके थे, उन्होंने नवाब को बोला कि भैया देखो आप बिल्कुल बीचों बीच में हो, आप चाहो कि आप उड़ा के पूरा क्षेत्र पाकिस्तान में ले जाओ तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको आज नहीं कल तो भारत में मिलना ही पड़ेगा और ज़्यादा अच्छा हो कि आप मध्य भारत का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। तो भैया नवाब ने बात नहीं मानी, उसने जो था मंत्रिमंडल उसको बर्खास्त कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि नवाब पे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा, ठीक है। तो अब फिर जो सरदार पटेल थे उन्होंने इनको खत लिखना चालू किया, थोड़े धमकी भरी लहजे में। फिर धीरे से नवाब की हवा निकली, उसको समझ में आया कि स्वतंत्र रहने का सपना उसके लायक नहीं है। तो भैया 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। और फिर से सरदार पटेल ने उनको खत लिखा और बताया कि भैया इससे बढ़िया होता कि आप पहले कर दे तो ये इज्जत में इज्जत बच जाती है। एनीवे दोस्तों, बाकी आप सब भोपाल अगर घूमे होंगे तो ये विलीनीकरण शहीद स्मृति द्वार है। आप अगर ईदगाह साइड जाएंगे तब आपको रास्ते में दिखाई देगा, 1 जून 1949 भोपाल दिवस के रूप में आपको दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन भोपाल रियासत को भारत का हिस्सा बना लिया गया और जो भोपाल का ट्राई कलर था यानी काला सफ़ेद हरा रंग का झंडा, वो हटा के हमारे देश का जो ट्राई कलर है यानी हमारा प्यारा तिरंगा, वो यहाँ पर फहराया गया। इस प्रकार से पूरा का पूरा भोपाल का जो था, ज़रा से ट्विस्ट के साथ पूरा का पूरा भोपाल रियासत को भारत में विलीनीकरण कर लिया गया। दोस्तों, हम बचपन से या हम जब से भी पढ़ रहे हैं तो हमने बस इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा होता है, कश्मीर के बारे में, जूनागढ़ के बारे में, हैदराबाद के बारे में। लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि सबसे आखिरी में जो रियासत का विलय हुआ है वो हमारी स्वयं की भोपाल रियासत है। इनके बारे में एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हैं, सॉरी दोस्तों, पंडित जी ये बहुत बड़े गांधीवादी थे भोपाल के, इसलिए इनको भोपाल का गांधी भी कहा जाता है,
ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, पीएससी में काम आ सकता है। तो भोपाल का गांधी कहा जाता था इन्हें, ठीक है। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं भोपाल रियासत के, ठीक है। इनका नाम क्या है, पंडित चतुर नारायण मालवीय, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको आई होप समझ में आया होगा किस प्रकार से भारत में भोपाल का विलय हो पाया, ठीक है। बाकी ये सारे फैक्ट हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप सब पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा इसको। चलिए, गुड डे दोस्तों।